आप सभी का स्वागत है प्रगति अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं दिवाकर वर्मा एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित नए टॉपिक पार्ट 1 भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में चर्चा करने के लिए कि आखिर कैसे भारत है, उसके राज्य क्या है, कैसे बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नाम बदल रहे हैं और नए राज्य का गठन हो जाता है। तो इन सब के पीछे क्या प्रक्रिया है, क्या प्रावधान है, संसद का क्या रोल है और भारतीय संविधान इस बारे में क्या कहता है, ये सब आइए देखते हैं। बिल्कुल भी समय जाया नहीं करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखिए संघ और उसके राज्य से भारत के संविधान का पहला भाग है भाग 1 और उसका पहला टाइटल जो है उसका मेन टाइटल है संघ और उसके राज्य से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 4 अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में चर्चा की गई। अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई। 4 अनुच्छेद पहले से बोर्ड पे लिखा, फ्लो चार्ट या डायग्राम के जो आप देख रहे हैं। सबसे इसमें सुविधा आप लोगों को ये है मेन रूप से कि रिवीजन करने के लिए ऐसे फ्लो चार्ट, ऐसे डायग्राम आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। और यही नहीं, इससे भी और क्लोज करके आप लोगों को मैं कुछ और डायग्राम भी आगे प्रोवाइड करता हूं। अनुच्छेद 1, 2 और 3 और वो 4। पहले अनुच्छेद को देखते हैं क्या है। देखिए मेन चीज इसमें लिखी हुई है संघ और उसका नाम, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम क्या है, इस शब्द पे यहां पर गौर करिएगा चीजों को। भारत अर्थात इंडिया, मतलब भारत के संविधान में ही लिखा हुआ है 2 शब्द, भारत अर्थात इंडिया। इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा, शैल बी यूनियन, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। 3 शब्द दे रखे हैं अलग अलग। आखिर क्या कारण है कि भारतीय संविधान ने भारत और इंडिया दोनों शब्दों को भारत के नाम के रूप में सम्मिलित किया? इसमें सीधा सी बात यह है कि जब संविधान सभा इस विषय पर बात कर रही थी तो उसमें 2 मत के लोग थे, 2 मत के लोग थे। एक क्या, पारंपरिक विचारधारा, पुरानी विचारधारा के लोग, पारंपरिक विचारधारा के लोग, और दूसरे आधुनिक विचारधारा के लोग। तो कुछ जो पारंपरिक विचारधारा के लोग थे उनका वो इस बात से सहमत थे कि भारत का नाम पारंपरिक तौर पर भारत ही रहना चाहिए, और इंडिया जो आधुनिक विचारधारा के लोग थे वो चाहते थे कि भारत का नाम अब इंडिया रखा जाए। तो संविधान सभा ने इस दुविधा को दूर करके ये निकाला इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया, दोनों ही नामों को भारत के नाम के रूप में सम्मिलित कर लिया, ठीक। और ये कहा राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। इस बात को समझिए, भारत में राज्यों का संघ होने का अर्थ है कि आप कोई भी राज्य क्षेत्र एक बार अगर भारत में शामिल हो गया तो उसको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं। एक कोई भी राज्य क्षेत्र जो भारत में शामिल हो गया एक बार, उसको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं। जैसे अमेरिका ले लिया, अमेरिका को पूरी तरह से फेडरेशन कहा जाता है, यूनियन नहीं है, फेडरेशन है। भारत में क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, वहां पर फेडरेशन है। तो वहां पर राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भी है अगर वो चाहे तो, पूर्ण रूप से, क्योंकि वो अमेरिका को आदर्श माना जाता है इस रूप में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, राज्यों में एक बार जो प्रवेश हो गया भारत में वो भारत का ही रहेगा, उसको अलग होने का अधिकार नहीं। तो 2-3 बातें जो आपको बताई कि भारत अर्थात इंडिया, क्यों दोनों नामों को सम्मिलित किया गया भारतीय संविधान में, और ये राज्यों का संघ, इसका क्या अर्थ है कि किसी भी भारतीय क्षेत्र को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं। दूसरी बात इसी में अनुच्छेद 1 में ही दे रखा है कि पहली अनुसूची में वर्णित राज्य, ठीक। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, 12 अनुसूचियां, उसकी पहली अनुसूची में जो राज्य हैं उनके नाम दे रखे हैं, उनकी लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से राज्य भारत के अंग हैं, उनकी लिस्ट दे रखी है। तो पहली अनुसूची में जितने भी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है वो सभी भारत
के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं। दूसरी बात, अर्जित राज्य क्षेत्र। अर्जित राज्य क्षेत्र का मतलब कि वह पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में संसद ने विधि या कानून के माध्यम से उस क्षेत्र को भारत का अंग बना लिया। ठीक, जैसे उदाहरण सिक्किम 1975 में भारत का अंग बन गया। ठीक, पहले उससे पहले ये भारत का अंग नहीं था। तो अर्जित क्षेत्र, जो क्षेत्र हमने अर्जित कर लिए वो, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या है अनुच्छेद 1। सिंपल सी बात है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और पहली अनुसूची में वर्णित राज्य संघ राज्य क्षेत्र भारत में होंगे और बाद में भविष्य में जो अर्जित किए गए क्षेत्र हैं वो भी भारत का हिस्सा माने जाएंगे। ये है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 की बात करें। ठीक, अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ठीक, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। देखिए, प्रवेश और स्थापना शब्द पर गौर करिए। ठीक है, प्रवेश और स्थापना, प्रवेश और स्थापना। प्रवेश किसका होगा? जो बाहर है। प्रवेश किसका होगा? जो बाहर है। कहने का क्या मतलब है कि जो भारत का अंग नहीं है वो शामिल करना, यानी वह राज्य क्षेत्र, वह भूभाग जो भारत का अंग नहीं है उसको भारत में शामिल करने के लिए संसद विधि द्वारा कार्य करेगी। यानी संसद कानून बनाएगी और उस क्षेत्र को भारत का अंग बना सकती है। बिल्कुल साधारण सी बात है। अनुच्छेद 2 में जो नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की बात की गई है, ये उन क्षेत्रों की बात की गई, उस भूभाग की बात की गई है जहां जो भारत का अंग नहीं है और संसद विधि द्वारा उसको भारत का अंग बना दे। सिक्किम इसका उदाहरण है। सिक्किम इसका उदाहरण है। आसान है चीजें और उसी तरह से आपको समझना भी, ज्यादा चीजों को ओवरलोड या हाइपर नहीं लेना कि यार ये कैसे समझ में आएगा। कुछ नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात कही गई है तो वे राज्य क्षेत्र जो भारत का अंग नहीं है संसद विधि द्वारा उनको भारत का अंग बना सकते हैं। ये हो गया अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान सीमा और नाम में परिवर्तन। कैसे? संसद विधि द्वारा। संसद विधि द्वारा यानी संसद की विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा पार्लियामेंट कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनके सीमा में परिवर्तन कर सकती है और नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, देखिए शब्द लिखा है निर्माण। अब आप निर्माण कहाँ करेंगे? जिस पर आपका अधिकार होगा वहीं उसी जगह पर आप निर्माण कर सकते हैं। समझ रहे इस बात को कि जिस पर आपका अधिकार होगा उसी पर आप निर्माण कर सकते हैं। अब आप दूसरे जमीन पर घर नहीं बना सकते, झगड़ा हो जाएगा। आप अपनी जमीन पर घर बना सकते हैं। तो वही चीज है कि जो पहले जो भारत का अंग है, भारत में है, भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा है, उनके निर्माण की बात की गई है। और क्या क्या कहा गया है कि एक राज्य को दो बना सकते हैं। एक राज्य को दो, जैसे उत्तर प्रदेश 2002 में सन 2000 में क्या हुआ, उत्तरांचल काट के निकाल दिया गया, उत्तरांचल काट के निकाल दिया गया और फिर देखिए नाम में परिवर्तन है, नाम में परिवर्तन और उत्तरांचल का नाम बाद में बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक, कैसे? संसद ने विधि बनाकर पहले तो उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में काटा, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल बना और बाद में क्या हुआ, नाम पसंद नहीं आया उत्तरांचल तो उत्तराखंड कर दिया गया। नाम में परिवर्तन संसद ने किया। क्या कर सकता है? दो राज्यों को एक हिस्से में काट लिया, इसका और उसका, दोनों को काट के नए राज्य का गठन कर दिया। ये भी कर सकती है। किसी भी क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है और घटा सकती है। तो संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? एक नए, किसी भी नए राज्य, एक पुराने राज्य को काटकर दो हिस्सों में नए राज्य गठन कर सकती है, या दो राज्यों के अलग अलग हिस्सों को काट कर बना सकती है, दो राज्यों को मर्ज कर सकती है, कर एक राज्य के रूप में बना सकती है, किसी उनके क्षेत्र में को घटा सकती है, उनके क्षेत्र को बढ़ा सकती है और नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, ये बात आप समझ गए, सिंपल सी बात। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या? यहां पे देखिए संसद विधि द्वारा, जब संसद विधि बनाएगी, जब संसद विधि बनाएगी तो संभव है उसको प्रस्ताव संसद में लाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे प्रस्तावों को लाने के लिए, ऐसे प्रस्तावों को लाने के लिए राष्ट्रपति
राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, यानी राष्ट्रपति जी से पहले सहमति लेना पड़ेगा संसद को कि राष्ट्रपति जी हम फला राज्य के संदर्भ में नाम में या क्षेत्र में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं, आपकी सहमति क्या है, आपकी सहमति क्या है। अब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, ऐसे ही नहीं दे देंगे सहमति, जैसे संसद ने कहा लो कागज पकड़ो, लो साइन करो और हमको ये काम करना। राष्ट्रपति जी ऐसा नहीं करेंगे, इसकी प्रक्रिया है। राष्ट्रपति जी पहले जिस राज्य से जुड़ा है, जिस राज्य से जुड़ा है को भेजेंगे क्या, वो प्रस्ताव जो परिवर्तन से संबंधित है, वो प्रस्ताव राष्ट्रपति जी उस राज्य को भेजेंगे और समय देंगे किसको, राज्य को, कि आप इतने समय में अपनी विधानसभा में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दें, उस प्रस्ताव को स्वीकृति दें कि आपके राज्य में नाम में या क्षेत्र में परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, अब एक बात हो गई, राष्ट्रपति जी ने राज्य को भेज दिया, राज्य अपने विधानमंडल में इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। दोनों बातें कि राज्य क्या कर सकता है, उसको स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति जी ने जितना समय दिया उसी समय सीमा के भीतर सब, और राष्ट्रपति जी चाहे तो इस समय सीमा को और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 महीना दे दिया, नहीं हो पाया तो राष्ट्रपति चाहे कि 2 महीना और ले लो, ये भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी चाहे तो जो समय सीमा में उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कहा है, प्रस्ताव को पारित करने के लिए कहा है, उसको और बढ़ा सकते हैं। ठीक, राज्य उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करके वापस राष्ट्रपति जी को भेज देगा, राष्ट्रपति जी राज्य की इच्छा मानने के लिए बाध्य नहीं, मतलब राज्य ने चाहे उस बात को स्वीकार किया हो या अस्वीकार किया हो, राष्ट्रपति जी चाहे तो संसद को राष्ट्रपति जी संसद को ऐसे ही भेज सकते हैं। ठीक, राज्य की इच्छा की कोई महत्व यहाँ पर नहीं, राज्य की इच्छा का कोई महत्व यहाँ पर नहीं। ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया फॉलो किया जाता है कि आप के राज्य में नाम में या उसके क्षेत्र में परिवर्तन होने वाला है, उसकी सूचना एक तरह से होता है कि भेज देंगे, हाँ ठीक है। राष्ट्रपति जी राज्य की सहमति को मानने के लिए बाध्य नहीं। ठीक, इस संदर्भ में राज्यों के नाम, सीमा, समय, क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए कोई भी प्रस्ताव, कोई भी बिल, ठीक है, विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से के पहले संसद में नहीं लाया जा सकता, और राष्ट्रपति जी संसद ऐसी सहमति से पहले जिस राज्य से वो संबंधित है उसको भेजेंगे, राष्ट्र एक समय सीमा देंगे, इतने समय में आप क्या करें, इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या अस्वीकार करें। राज्य की इच्छा पर निर्भर है, वो उसको स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, और राष्ट्रपति जी को उचित समय सीमा के भीतर वापस लौटा दे। राष्ट्रपति जी इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है कि राज्य ने क्या अपनी इच्छा प्रकट की है, वो स्वेच्छा से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और संसद जब राष्ट्रपति जी सहमति दे दी तो संसद विधि द्वारा निम्न में से जिस संबंध में प्रस्ताव होगा उसको पारित कर दो। ये बात आप समझ लें। अनुच्छेद 1 देख लिए, 2 देख लिए, 3 देख लिए और 4, अनुच्छेद 4। ठीक, इसमें क्या कहा गया, देखिए पहली अनुसूची कहा गया है, पहली अनुसूची, वही पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची हमने क्या पहली अनुसूची में क्या वर्णित राज्य और संघ क्षेत्र का नाम दे रखा है, इसमें राज्य और संघ क्षेत्र का नाम किसमें दे रखा है, पहली अनुसूची में। ठीक, दूसरी बात चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में किस बात का वर्णन है, चौथी अनुसूची में किस बात का वर्णन है कि राज्यसभा की सीटों की संख्या का वर्णन है, राज्यसभा की सीटों की संख्या का वर्णन है, राज्यसभा की सीटों की संख्या का वर्णन है। दो अनुसूचियों में, पहली में और चौथी में, पहली में संयुक्त राज्य क्षेत्र के नाम, चौथी में राज्यसभा की सीटों की संख्या। साथ ही ये कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ठीक,
इस संबंध में अगर संसद कोई विधि बनाकर संशोधन करना चाहती है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित अनुच्छेद है। संविधान के प्रस्तावों से जुड़े, संविधान में संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव, संविधान के संशोधन से जुड़ी बातों के संबंध में यहाँ पर प्रावधान दे रखा अनुच्छेद 368। और ये कहा गया अनुच्छेद 4 में कि ये अगर इस बातों को लेकर संविधान में संशोधन होता है तो वो 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। सामान्य तौर पर देखिए, अगर संविधान संशोधन क्यों होगा, जैसे पहली अनुसूची में पहले सिर्फ उत्तर प्रदेश था, ठीक, मान लीजिए, बता, या फिर अभी लेटेस्ट में ले लीजिए, लेटेस्ट में अगर आप बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर ये एक स्टेट के रूप में था, राज्य के रूप में, पर क्या हो गया, ये बदल गया, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र बन गया और छोटा हो गया और एक नया संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया, लद्दाख। तो पहले क्या था, पहली अनुसूची में जम्मू कश्मीर स्टेट के रूप में था, ठीक। जब संशोधन किया गया अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में हो गया, क्योंकि पहली अनुसूची में क्या दे रखा है कि पहली अनुसूची में वर्णित विषय भारत के क्षेत्र में होंगे, तो संभव है, सुनिश्चित है कि इसको अनुसूची 1 में शामिल करना होगा। तो पहले क्या था, ये अब यूनियन टेरिटरी के रूप में हो गया और लद्दाख एक नया नाम यूनियन टेरिटरी के रूप में पहली अनुसूची में शामिल हो गया, एक बात। दूसरी बात, चौथी अनुसूची जो लिख रखी है राज्यसभा की सीटों की संख्या, मान लीजिए, सपोज, ठीक है, मान लीजिए कि ये पहले 20 थी, जब ये स्टेट था तो राज्यसभा की सीटें 20 थी। अब क्या हो गया, 2 हिस्सों में बट गए। अब यूनियन टेरिटरी के हिसाब से जो क्षेत्राधिकार या जो भी आएगा, मान लीजिए यहाँ पर 15 आ गया और 5 सीटें यूपी को मिल गई। अब क्या हो गया, राज्यसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन हो गया, तो संभव तो निश्चित हो गया कि पहले अनुसूची में नाम में परिवर्तन हुआ और इनके क्षेत्र में जो परिवर्तन हो गया तो राज्यसभा की सीटों की संख्या में भी परिवर्तन करना पड़ गया, ठीक है। इसका मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अनुसार यदि कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है, और संविधान में संशोधन करना पड़ता है, लेकिन उसको अनुच्छेद 368 जो भारत के संविधान के संशोधन से जुड़ा हुआ है के अंतर्गत नहीं माना जाता। सिंपल है, यानी साधारण बहुमत, यानी कि इन दोनों को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, साधारण बहुमत से पारित, ठीक। अनुच्छेद 368 में अलग अलग प्रकार के प्रावधानों के संबंध में बहुमत का विषय दे रखा कि कौन किस टाइप का है, कि कितने लोगों की सहमति चाहिए संसद में, तब वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा, ठीक है। और ये साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है, 1/2 + 1, यानी आधे से अधिक मान, ठीक। संसद में जितने लोग उपस्थित हैं मत देने वाले, ठीक। मान लीजिए, क्या इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 200 लोगों ने वोट किया तो 101 लोग अगर वोट पक्ष में कर देते हैं तो प्रस्ताव पारित माना जाएगा, ठीक है। 101 लोग, अब संसद में चाहे कितने भी लोग, 204 लोग बैठे, 4 लोगों ने वोट ही नहीं किया, सिर्फ 200 लोगों ने वोट किया, तो 200 को ही माना जाएगा, और 101 आदमी अगर सहमति जता देता है तो प्रस्ताव पारित माना जाएगा, ठीक। मैं अब ये बात से समझ गया हूं कि अनुच्छेद 1 एक छोटा सा फास्ट का रिवीजन जोड़ देते हैं। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य भारत अर्थात इंडिया क्यों किया गया, क्योंकि दो विचारधारा के लोग थे, पारंपरिक और आधुनिक, तो भारत और इंडिया दोनों को शामिल किया गया। राज्यों का संघ शब्द का अर्थ है कि भारत में प्रवेश की अनुमति, लेकिन भारत से विलग होने की अनुमति नहीं।
ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? जो पहले सूची में वर्णित राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र है, वो शामिल है, और भविष्य में जो अधिक राज्य क्षेत्र हैं उनको भी शामिल करने की बात कही है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश की बात की गई है। कैसे? संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश होता है, और वो कौन है? जो भारत का अंग नहीं है उनको भारत का अंग बनाने के लिए अनुच्छेद 2 में कहा गया है। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि जो भारत का अंग है लेकिन उनके निर्माण में उनके वर्तमान सीमा में नाम में परिवर्तन के लिए संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? 2 राज्यों को बना सकती है, एक राज्य को काट कर 2 बना सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर 1 बना सकती है, 2 राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों को काटकर 1 राज्य बना सकती है, क्षेत्रों को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, और नामों में परिवर्तन कर सकती है। और ऐसा करने के लिए पहले राष्ट्रपति जी की सहमति की आवश्यकता है। बिना राष्ट्रपति जी की सहमति की आवश्यकता के संसद ऐसे प्रस्ताव को सदन में नहीं ला सकती। और राष्ट्रपति जी अपनी सहमति के लिए पहले राज्य को भेजेंगे, राज्य के विधानमंडल को समय सीमा देंगे, कितनी समय सीमा में अपनी सहमति जाहिर करे, लेकिन राज्य की इच्छा, राज्य की सहमति राष्ट्रपति पर बाधित नहीं। राष्ट्रपति जी चाहे तो उसको माने, चाहे तो ना माने, और राष्ट्रपति एक बार सहमति दे देंगे, उसके बाद ही संसद में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। अनुच्छेद 4 में कहा है कि पहले अनुसूची और चौथे अनुसूची, पहले अनुसूची जो संघ राज्य क्षेत्रों के नाम से जुड़ी हुई है और राज्यों के नाम से जुड़ी हुई है, और चौथे अनुसूची जो राज्यसभा की सीटों की संख्या से जुड़ी हुई है उनमें, और अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन अगर कोई संशोधन किया जाता है तो अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है के अधीन संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात वह साधारण बहुमत से पारित माना, साधारण बहुमत से पारित हुआ प्रस्ताव को मान लिया जाएगा। ठीक, तो ये हमने 4 बातें की। आइए एक चीज और देख लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या हुआ? देश आजाद हो गया, ठीक, देश आजाद हो गया, अब लोगों की जनभावना तुरंत अलग हो गई। जहां पूरा संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण भारत पहले ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए एक सूत्र में था, देश के आजाद होते ही तुरंत क्षेत्रीय स्तर पर अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पहला अलगाव क्या उत्पन्न हुआ कि जो भाषा और बोली से जुड़े क्षेत्र थे वहीं पर शुरू हुआ। ठीक है, हुआ क्या? भाई देश आजाद हुआ तो सबसे पहले क्या किया गया? एस के दर आयोग, एस के दर आयोग का गठन किया, यानी एस के दर के अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। एक आयोग का गठन किया गया कब? 1947 में। 1947 में 1947 में इसका गठन किया गया, एस के दर आयोग का। इन्होंने क्या किया? अपनी रिपोर्ट, एस के दर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो जेवीपी मैं इधर मिटा रहा हूं ताकि इधर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पंत और पट्टाभी सीता रमैया। ठीक, जेवीपी का क्या मतलब हुआ कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया, ये 3 लोग क्या हो? एस के दर की अध्यक्षता में 1947 में आयोग का गठन हुआ। इस गठन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक, एस के दर 1947 आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए जेवीपी कमेटी का गठन हुआ। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया, इन 3 लोगों की एक कमेटी गठित हुई कि इस रिपोर्ट की समीक्षा करें। क्या पाया गया इस रिपोर्ट में? क्या पाया गया कि भाषा के आधार पर
राज्य का गठन मना कर दिया। भाषा के आधार पर राज्य के गठन को जेवीपी समिति ने मना कर दिया, क्योंकि एस्केदर आयोग ने यही अनुशंसा की थी, ये इस बात पर सहमत नहीं हुए। एस्केदर आयोग ने कहा कि राज्यों का गठन हो लेकिन प्रशासनिक कार्यों के अनुसार हो, ऐसा नहीं भाषा के आधार पर ना हो। तो जो भी गठन हो, जो प्रशासनिक कार्य उसके अनुसार इसका गठन होना चाहिए। जेवीपी समिति ने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया। फिर हुआ क्या? आंध्र, तेलुगु भाषी लोगों ने आंदोलन कर, ठीक, धरने पर बैठ गए ये लोग। और कांग्रेस नेता श्री रामलू ये आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, और इसी आमरण अनशन में इनका देहांत। इसी आमरण अनशन में श्री रामलू कांग्रेस नेता थे, इनका देहांत हो गया। और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय। सरकार पर बहुत दबाव पड़ा, और अंततः जवाहरलाल नेहरू सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में 1953 को फिर से एक आयोग का गठन कर दिया। फजल अली के आयोग का गठन कर दिया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और भाषा के आधार पर राज्य का गठन स्वीकार कर लिया। फिर संसद ने राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 पारित किया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 पारित किया, और पहला राज्य आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषी राज्य के रूप में सामने आया। और दूसरा केरला 1956 में केरला भी राज्य बना। और तीसरा बना मैसूर, जो प्रेजेंट में कर्नाटक है, पहले मैसूर था। तो मैसूर के नाम से तीसरे राज्य का गठन हुआ, ठीक। और लेटेस्ट में आप जान ही रहे हैं, लेटेस्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन हुआ है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 2019 के माध्यम से। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिया गया। इसी के साथ एक चीज और हुई है, अगर आप ऐसी गौर करें तो भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर जुलाई में 2019 में ही एक और चीज बदली। दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली को एक यूनिट मान लिया गया है, ठीक। जैसे पहले क्या था, हम लोग लेते थे दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव दो अलग अलग यूटीज मानते थे। अब नहीं, अब ये दोनों एक ही यूटीज में शामिल कर ली गई, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य वर्तमान में भारत में हैं, ठीक। तो ये था अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1 से जुड़ा हुआ भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। हमने 4 अनुच्छेद की बात की, उनसे जुड़े प्रावधानों की बात की, और राज्यों के गठन के संबंध में क्या क्या हुआ उस संदर्भ में बात की। बाकी परीक्षा में बस इन्हीं में से प्रश्न जो भी बनेगा
इसी कंसेप्ट से बनेगा। कितना भी घुमा दे प्रश्नों को, कितना भी घुमा दे प्रश्न को, ये बेसिक आधार पर जो मैंने आपको बताया है, कोई प्रश्न आपका छूट जाए ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस क्लास को ओवर करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और आप सभी लोग प्रगति अकेडमी यानी हम सबको सपोर्ट करें। आप सबके सपोर्ट की आशा हम सभी लोग करते हैं। प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस अभियान को पहुंचाएं। थैंक यू।